होती खबरें बदल, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज। नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और चर्चा में आज हम बेहद ख़ास विषय लेकर आए हैं, साइबर अपराध, जागरूकता और बचाव। क्योंकि छोटी बड़ी ख़रीदारी से लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सूचना संपर्क की अधिकता होना लगातार और जानकारी जुटाने के लिए ऑनलाइन या लाइव होना रोज़मर्रा की आवश्यकताओं में शामिल हो चुका है। तकनीक का इस्तेमाल और इसी के साथ साइबर अपराध की आशंकाएं भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। काफ़ी मामले इसके सामने आते हैं। फिशिंग हो गया, मॉलवेयर हो गया, OTP धोखाधड़ी, नकली UPI लिंक और अन्य कई तरह की फर्जी ऐप्स जैसे साइबर अपराध में वृद्धि देखी जा रही है। और सरकारी आंकड़ों को हम देखते हैं तो उनसे मिली जानकारी के मुताबिक भारत में 2021 में साइबर अपराध के 52,974 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2020 के 50,035 मामलों से करीब 5% ज़्यादा हैं और 2019 के 44,735 मामलों से करीब 15% ये ज़्यादा हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अपराध के 70% से ज़्यादा मामले तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम से सामने आए हैं। और हाल ही के एक मामले की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोपी के यहाँ छापेमारी कर 17 करोड़ रुपए बरामद किए। और शनिवार को मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटर्स के 6 ठिकानों पर छापे भी मारे गए। छापेमारी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। ईडी की कार्रवाई मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी ई-नगेट्स और इसके प्रमोटर आमिर खान और अन्य के ठिकानों पर की गई। ईडी के मुताबिक फेडरल बैंक ने सबसे पहले कंपनी के खिलाफ कोलकाता की एक अदालत में शिकायत की थी और इसके बाद फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस ने कंपनी और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। ईडी के मुताबिक आमिर खान के मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। और सरकार भी लगातार कदम उठा रही है और इसी पर त्वरित कार्रवाई के रूप में अगर हम देखें तो अवैध लोन ऐप्स पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियमित बैंकिंग व्यवस्था के बाहर अवैध ऋण ऐप से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए विशेष रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को अत्यधिक उच्च ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश, डराने और धमकी से वसूली पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के कानूनी, प्रक्रियात्मक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक सभी कानूनी ऐप्स की श्वेत सूची तैयार करेगा। व्हाइट लिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि केवल इन श्वेत सूची या व्हाइट लिस्ट वाले ऐप्स को ही ऐप स्टोर पर उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके साथ ही RBI ये भी सुनिश्चित करेगा कि भुगतान एग्रीगेटर्स का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए और उसके बाद किसी भी अपंजीकृत भुगतान एग्रीगेटर्स को काम करने की अनुमति नहीं दी जाए। सभी मंत्रालय और एजेंसियां ऐसे अवैध ऋण ऐप के संचालन को रोकने के लिए हर संभव कार्रवाई करेंगी। तो लगातार कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं साइबर क्राइम की तो ये आंकड़े जो हैं वो लगातार जो है चिंता का विषय बने हुए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन्हें रोका जाए, किस तरह के विकल्प मौजूद हैं, किस तरह के कानूनी विकल्प हैं। लेकिन साइबर अपराध के खिलाफ जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो आपको दिखा देते हैं। एक व्यापक और समन्वित तंत्र जो है वो बनाया गया है जिससे कि अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना, अलर्ट करना और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण जैसे कदम इसमें उठाए जाएं, प्रशिक्षण दिया जाए, साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार किया जाए। ये कदम सरकार के द्वारा जो है वो लगातार उठाए गए हैं। कानून संवर्धन एजेंसियों के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो उसका निर्माण जो है ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इन कदमों में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की भी स्थापना, I4C की स्थापना भी इस दिशा में की गई है। तो ये सरकार के कदम हैं जो लगातार उठाए गए हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिससे कि इनके बारे में और किस तरह के ये अपराध होते हैं उसके बारे में पता लगता है।
वित्तीय धोखाधड़ी अगर होती है तो उसकी तत्काल रिपोर्टिंग, ये भी इन अहम कदमों में शामिल है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल, ये भी अपने आप में बेहद अहम है। और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया गया है। तो ये सरकार के कदम हैं जो साइबर अपराध के खिलाफ उठाए गए हैं, जिसमें व्यापक और समन्वित तरीके से तंत्र की मजबूती काफ़ी अहम हो जाती है। और ये जो है इन कदमों से लगातार किया जा रहा है जिससे कि जागरूकता हो, इसके अलावा जो अलर्ट हो, तो लगातार, और इसमें प्रशिक्षण भी हो अधिकारियों को कि किस तरह से इन पर नियंत्रण पाना है। तो ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के विकल्प उपलब्ध हैं, क्या वजह है इन अपराधों के लगातार बढ़ने की, और किस तरह से बचा जा सकता है जागरूकता के जरिए। और इसीलिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सुबिमल भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो IT एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ ही पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो साइबर लॉ एनालिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। भट्टाचार्य जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, जो आंकड़े हैं चिंताजनक ज़रूर हैं लेकिन तकनीक भी ज़रूरी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये समझना ज़रूरी है कि किस किस तरीके से इन अपराधों का शिकार जो हैं वो आमजन हो सकते हैं, और किस तरह की जागरूकता इसके लिए ज़रूरी है। देखिए, साइबर अपराध का जैसे आपने आंकड़ा लगाया था वहाँ पे, ये बढ़ते जा रहा है और ये बढ़ेगा, क्योंकि हर तरीक़ा का क्रिमिनल सिंडिकेट्स, टेररिस्ट, इन सब का नज़र में साइबर क्राइम एक सहज रास्ता है आज के डेट में लोगों का बीच में जाके इनकी कार्रवाई और इस तरीक़े से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को फैलाने के लिए। तो जहाँ तक क्राइम्स है, जो इकोनॉमिक नेचर के क्राइम्स होते हैं जो डिजिटल माध्यम से किया जाता है, उसमें ज़्यादातर आज के डेट में अगर आप देखें तो दुनिया भर में भी यही कोशिशें हैं। और हर जगह में आज के डेट में सरकारों, सिविल सोसाइटीज़, ये पूरे इकोसिस्टम जो साइबर सिक्योरिटी को देखते हैं वो इसको लेके चिंतित है और आगे कदम इसके ऊपर ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो आम जनता है उनको कैसे अपने व्यवहार रखना है साइबर स्पेस में जब रहते हैं, विशेषकर जब वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जाते हैं, ऐप्स की सिलेक्शन में, ऐप्स की यूसेज में। अभी जैसे अपने वो कलकत्ता की एक केस दायर की, इसके पहले सरकार ने कुछ सारे ये चाइनीज़ रिलेटेड कुछ ऐप्स है जो हमारे लोगों को एक लोन देते हैं और इसके बाद प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो इस तरीक़ा से अगर आप देखें तो ये गतिविधियाँ बढ़ते जा रहा है। तो आज फिशिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट, ये जितने कुछ जो हो रहा है, इसके साथ साथ एक क्रिमिनल सिंडिकेट्स और टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ इसमें बहुत बढ़ गए। और यही चिंता की बात है, क्योंकि इनके पास तकनीक होते हैं, इनके पास, जैसे हम कहते हैं कि पुलिस पीछे भागते वो आगे भागते, तो इनके पास आज के डेट में ये हैकर्स को यूज़ करते, आज के डेट में ये पैसा देके थ्रिल सीकर्स को लगाते हैं और ये लोग जाके इस तरीके का काम करते हैं। तो आज देश में अगर हम देखें तो साइबर क्राइम, अब जैसे आपने स्टेटिस्टिक्स दी है, पिछले 3 साल में बढ़ता गया। इस साल के भी जब आंकड़ा आएगा तो ये देखेंगे। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जिस तरीक़ा से हमारा लोगों को जोड़ा जा रहा है, आज के डेट में 75 करोड़ भारतीय इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है इस वक्त। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जिस तरीक़ा से लोगों को कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, इसके साथ साथ जो सुविधाएं दिया जा रहा है, जो ऐप्स आगे आ रहा है, ये सारे एक डायनेमिज्म होता है जिसमें केसेस बढ़ते जाएगा, साइबर क्राइम्स भी अब बढ़ते जाएगा। अब बात आती है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। जो मैनेजमेंट की बात है तो वो सबसे बड़ी बात है। वो मैनेजमेंट में सरकार की क्या भूमिका होते हैं, जो उपभोक्ता है उनके क्या होते हैं, ये जितने सारे एजेंसीज है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जुडिशियल सिस्टम है, ये सारी चीज़ की
आज जो सिनारियो है उसको हमें देखना है और क्या ये ठीक है, क्या इससे हम और अच्छा कर सकते हैं और इसको आगे की एंटिसिपेट कुछ करना होता है और टेक्नोलॉजी किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसको किस तरीक़े से कंटिन्यू किया सकता है। तो इसमें कई तरह के कदम है, आपकी लॉज और कानून और रूल्स इसको आगे लाना पड़ेगा, उसमें सुधार और लाना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसको अमेंड किया था 2008 में, आज इतने साल हो गए हैं कि हमें आगे बात करेंगे, संशोधन लाना है। बिल्कुल। पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जो तकनीक है वो समय की ज़रूरत है और इसे इस्तेमाल करना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन सावधानी भी बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ ही जिस तरह से भट्टाचार्य जी ने कहा है कि जो कानून है उनका सशक्त होना भी बेहद ज़रूरी है। सरकार ने समय समय पर जो कदम उठाए हैं उन्हें कितना पर्याप्त जो है आप मानते हैं, कितना पर्याप्त देखते हैं? कि सरकार ये कानून 22 साल पहले लाई थी, क्योंकि मुंबई आक्रमण हो गए, लिहाजा इस कानून का संशोधन 2008 में कर दिया गया। लेकिन तब से लेकर आज तक हम एक कानूनी चुप्पी सी पा रहे हैं, क्योंकि इस कानून का हम संशोधन नहीं कर पाए हैं। तब तक 2008 से लेकर 2022 तक टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुका है। आज नई चुनौतियां हो रही हैं। कोविड-19 के आने के बाद साइबर क्राइम की गोल्डन एज, जो उसका स्वर्णिम युग है, वो प्रारंभ हो चुका है। तो इस संदर्भ में आवश्यकता है कि कानून को बहुत ज्यादा सशक्त और संशोधित करने की आवश्यकता है। सरकार वक्त वक्त पर कदम उठाती रही है। 2013 में सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा पॉलिसी लेकर आई। 2018 में ड्राफ्ट इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स लेकर आई। 2021 में IT रूल्स 2021 लेकर आई और जून 2022 से IT डायरेक्शंस 2022 लगातार चालू कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जो प्रयास सरकार के हैं, कोशिश किए जा रहे हैं कि जो खामियां हैं, जो चुनौतियां हैं डिजिटल इकोसिस्टम में, उनको इफेक्टिवली कारगर रूप से जवाब दिया जाए वर्तमान कानून के ढांचे के अंतर्गत। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी कदम है सराहनीय हैं, लेकिन शायद उतने पर्याप्त नहीं है जितनी आवश्यकता आज के वर्तमान युग की है। देखिए, आज एक ऐसा विशाल विकराल स्वरूप आ चुका है समय का कि ना तो भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा कानून है, ना ही कोई साइबर सुरक्षा कानून की बिल्कुल इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि बहुत सारे जो एजेंसीज हैं और बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, इसमें सरकार है, लॉ एजेंसी है, इसके अलावा जो कानून है उसका अपना वो है, जो नागरिक हैं उनकी जागरूकता भी है। तो इनमें तमाम समन्वय जो है वो कितना ज़रूरी है और वो कितना कायम किया गया है? देखिए, ये प्रयास सरकार की तरफ से और मैं समझता हूँ जो सर्विस प्रोवाइडर्स है इनकी तरफ से कोशिश होना चाहिए, हो भी रहा है। अब एक बैंक या और उनके उपभोक्ता को आप पकड़ लीजिए, तो इनको बैंक ऑनलाइन बैंकिंग में क्या कदम उठाए, कैसे वो अपना पासवर्ड प्रोटेक्शन करे, ये बैंक की तरफ से एक एफर्ट किस मात्रा में हो रहा है और कैसे इसको और ठीक से किया जाए। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो सारे बैंक्स ने कैंपेन स्टार्ट की है मीडिया के माध्यम से भी, और अगर आप लॉगिन भी करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स भेज रहा है। लेकिन ये काफ़ी, मुझे लगता है ये काफ़ी लेट है। बहुत पिछले 2 सालों से लोगों को सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से उनकी अकाउंट की कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, विशेषकर बुज़ुर्ग लोगों को फ़ोन करके इनसे फिर OTP जनरेट करवा के OTP लेके उनके अकाउंट खाली कर देते। ऐसे कैसे सारे हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। तो उपभोक्ताओं की जो एक साइबर हाइजीन स्टेप्स होना चाहिए कि हमें ये पासवर्ड ऐसे नहीं रखना चाहिए, हमें पासवर्ड किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहिए, हमें कहीं किसी से अगर फ़ोन आते तो हम इसको जवाब ना दें। हमारी पर्सनल जो एक बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को अपना एक डोमेन बना ले कि ये हमारा प्रोटेक्टिव मेजर्स है। ये सारे चीज़ को एक कैंपेन की तरफ से किया जाना चाहिए। और इस कैंपेन में बैंक्स में तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि बैंक्स जो अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं उस बजट से अगर 10% भी सिर्फ साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन अपने उपभोक्ताओं के लिए रखे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से प्रयास है कि सब स्टेक होल्डर्स को एक साथ में लेके
चले, लॉज के साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। आज के आपने थोड़ा पहले अपने ग्राफिक्स में दिखाया कि 1930 नंबर, अब भी 1930 नंबर जो टेलीफोन नंबर है उसमें अगर आपकी कोई साइबर अपराध के आप शिकार होते हैं तो अगर आप उसमें जाते हैं, टेलीफोन करते हैं, इसके बाद cybercrime.gov.in जो पोर्टल है जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से देखा जाता है, अगर उसमें आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो आपको इसके बाद जो उस पर्टिकुलर स्टेट पुलिस को ये फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन है, ये सारे कदम में हो रहा है। लेकिन ये सब एक घटना होने के बाद हो रहा है। घटना होने के पहले हम कितने घटना को रोक सकते हैं अगर हम एक प्रयास करते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन उपभोक्ता के बीच, यूज़र्स के बीच, हर तरीके के यूज़र्स के बीच, मुझे लगता है उसमें और ध्यान हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल, पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुग्गल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उपभोक्ताओं की जागरूकता कितनी ज़रूरी है। जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन की बात भट्टाचार्य जी ने की है, ऐसे में उपभोक्ताओं को या जो आम लोग हैं उन्हें आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? हम उपभोक्ताओं को समझना पड़ेगा कि हम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डेटा इकोनॉमी के, डिजिटल इकोनॉमी के, और अगर हम सावधान नहीं रहे, संभावित तौर पर ये पूरा पर्यावरण कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। जहाँ तक साइबर सुरक्षा की बात है, आम व्यक्ति को लगता है कि मैं अपने डिवाइस पर, अपने फोन पर कुछ भी कर लूँ, साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। मुझे लगता है इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हम सबको साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के रूप में अडॉप्ट करने की आवश्यकता है समझने के लिए कि हम पूरी साइबर सुरक्षा इकोसिस्टम की जो बड़ी चेन है उसकी एक कड़ी है, और ये चेन उतनी ही ज़्यादा सशक्त है और स्ट्रेंथ है उसमें जितना कि सबसे कमज़ोर कड़ी। दायित्व इसलिए हम पर बनता है कि हम इस साइबर सुरक्षा की चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी ना बने। इसलिए आवश्यकता है जागरूक रहें, सतर्क रहें। सरकार की भी आवश्यकता है कि अब वो साइबर सुरक्षा शिक्षा को पहली कक्षा से ही प्रारंभ करें बच्चों के लिए, क्योंकि हम बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही डिवाइसेस दे रहे हैं। और आपकी व्यक्तिगत ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आप, आपका परिवारजन, आपके मित्रगण, उनको आप जितना सशक्त कर सकते हैं करें। कहीं ना कहीं आज जो समय आ गया है कि हम सबको अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करना पड़ेगा। आज हर वो जानकारी जो हम देख रहे हैं उस पर विश्वास ना करें जब तक कि हम इंडिपेंडेंटली उसकी कोरॉबोरेशन या वेरिफिकेशन ना कर सकें। आज सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी जल्दबाजी द्वारा किया काम आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी समस्या में डाल सकता है। कानूनी परिस्थितियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो ये समन्वय और सामंजस्य हमको स्थापित करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सरकार हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, और इंडिविजुअल उपभोक्ता ही क्यों ना हो, सबको हाथ मिलकर भारत की जो साइबर सुरक्षा प्रणाली है उसको सशक्त करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथनिंग में अपना योगदान देना पड़ेगा। लेकिन ये धीरे धीरे काम होगा। एक बार हम अपना रिस्पॉन्सिबल साइबर हाइजीन बिहेवियर अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, चीजें ऑटोमेटिकली सही दिशा में चलेंगी। बिल्कुल, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए DD न्यूज़। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है।
कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे जो साइबर अपराध हैं वो जिस तरह से OTP के ज़रिए होता है या ट्रांजैक्शन के ज़रिए कई बार होता है या कई बार फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो जो उपभोक्ता है या जो पीड़ित है वो इस बात की पुष्टि किस तरह से करे कि ये जो कॉल्स आ रही हैं वो हकीकत में ऑथेंटिक कॉल्स हैं या कोई फ्रॉड है? इसके लिए किस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है? देखिए, सीधी सी बात है कि कोई भी कॉल आए उसको अटेंड नहीं करना है, वो फ्रॉड ही होता है। क्योंकि और बैंक आज के डेट में बैंक ये बात लोगों को, उपभोक्ता को मैसेज भेजते रहते हैं और पब्लिक मीडिया के माध्यम से भी बताते हैं कि हमारी तरफ से आपको कभी कोई टेलीफोन नहीं जाएगा।
तो मुझे लगता है एक थंब रूल सबको बना लेना चाहिए कि हम किसी को टेलीफोन के बेसिस में हमारा बैंक अकाउंट या किसी भी इस तरीके की फाइनेंशियल अकाउंट को कोई टेलीफोन आएगा तो सिंपल सी बात है कि हमें इसको ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग इसके शिकार हो जाते हैं, सोचते हैं कि सही में आया, क्योंकि जो टेलीफोन आता है उसमें ऐसे 2-3 चीज वो बताते हैं। हड़बड़ाहट में जो OTP है वो किसी को ना दें और अपनी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, विशेषकर जो एजेंसियां हैं जिस तरह के दिशा निर्देश जारी करते हैं उनका पालन करना आपका कहना है बहुत ज़रूरी है। पवन जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये फ्रॉड हो जाता है उसके बाद भी कई बार ये जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से इनका रिपोर्ट किया जाए, तो इस बारे में किस तरह के प्रावधान है, किस तरह के इस बारे में जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं? सरकार ने आपको राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल प्रदान कर रखा है cybercrime.gov.in पर जाकर। आपके पास राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1530। आपके पास RBI की नोटिफिकेशन है 6 जुलाई 2017 की, जो कहती है कि अगर बैंक में आपकी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो अनधिकृत है, अनऑथराइज्ड है, आपने नहीं करी है, और अगर आप पहले 72 घंटों में शिकायत लिखत में करते हैं बैंक को, तो जितने पैसे गुमे हैं या गए हैं उनकी भरपाई की जिम्मेवारी उस बैंक की हो जाती है। अधिकांश लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, तो आप कृपया पहले 72 घंटे में लिखें जरूर। अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं कि वो बैंक की सिर्फ कस्टमर केयर पर कॉल कर देते हैं, उन्हें लगता है मेरा काम सफिशिएंट है। ऐसा नहीं होता, लिखतम के आगे बख्तन की कीमत नहीं होती। तो आप लिखत में शिकायत करिए पहले 72 घंटे में, बैंक को फॉलो करें, और बैंक अगर आपको पैसा ना दे तो बैंकिंग ओम्बड्समैन को शिकायत करें, क्योंकि देखिए अगर पैसा आपकी गलती या नेग्लिजेंस की वजह से नहीं गया है तो आप तो केवल एक उपभोक्ता हैं, आपके ये अधिकार हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून में भी, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में भी, कि आप अपना पैसा वापस ले सकें। तो जागरूक रहिए और हर तमाम दिशा निर्देश मौजूद हैं। बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, लेकिन समय हमारे पास सीमित है, तो जागरूकता जो है इसका सबसे बड़ा जो उपाय है, सबसे बड़ा बचाव है, वही है जागरूक रहें। और जिस तरह के दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, जिस तरह के दिशा निर्देश विभिन्न बैंकों ने जारी किए हैं, जिस तरह के दिशा निर्देश विभिन्न एजेंसीज ने जारी किए हैं, उनका ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि यही जागरूकता किसी भी तरह के फ्रॉड से आपको बचा सकती है। अपने दोनों ही मेहमानों का हम जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर।